ट्रान्सप्लांटेशन या विषयावर सर्वप्रथम आपण जाणून घेऊया की रिसेंटली जे विम्स हॉस्पिटलमधनं जे अवयवदान झालेलं आहे तर याच्यावर एक सर्वप्रथम जबाबदारी कोणावर येते की पेशंट आला तर एक आपल्या हॉस्पिटलचं कर्तव्य काय असतं, एक हॉस्पिटलची रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉस्पिटलची भूमिका कशी आहे याबद्दलचा. नमस्कार, मी डॉक्टर विनय काळबंडे, विम्स हॉस्पिटल, विदर्भ इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, LIC स्क्वेअरला आमचं हॉस्पिटल आहे, याचा मॅनेजिंग डायरेक्टर आहे. सध्या आपल्या नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आणि IMA यांच्यातर्फे अवयवदान अवेअरनेस कॅम्पेन किंवा ऑर्गन डोनेशन कॅम्पेन हे सुरू आहे. अवेअरनेस कॅम्पेन सुरू आहे. यात आपण लोकांना अवेअर करायचा प्रयत्न करतो आहे की कुठला आपला नातेवाईक त्यांचा मृत्यू झाला, ब्रेन डेड स्टेजला गेले तर त्यांचे ऑर्गन्स हे डोनेट करायला पाहिजे. हे ऑर्गन्स डोनेट केले तर काही जे असे पेशंट्स आहेत ज्यांना या अवयवांची जरूरत आहे, हे अवयव जर त्यांना मिळाले तर त्यांना जीवनदान मिळू शकेल, जीवन मिळू शकेल. अदरवाईज ते मृत्यूच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. जसं एखादा पेशंट आहे, हार्टचा पेशंट आहे, त्याला हार्ट पाहिजे आहे, तो हार्टच्या त्या स्टेजमध्ये आपल्या स्वतःच्या हार्टने 2 स्टेप्सही चालू शकत नाही, 2 पावलंही चालू शकत नाही. किंवा किडनीचा पेशंट आहे जो रोज डायलिसिस त्याचं करावं लागतं आहे, डायलिसिस शिवाय तो जगू शकत नाही, त्याच्या दोन्ही किडनीज फेल झालेल्या आहेत. लिव्हर, लंग्स, त्याशिवाय कॉमनली आपण ऐकतो जे एक असतं कॉर्निया, ज्यांना दृष्टी नाही, दिसत नाही, त्यांना कॉर्निया ट्रान्सप्लांट केला जाऊ शकतो. शिवाय बर्न्समध्ये, बर्न्सचे जे पेशंट्स असतात, पेशंट सिव्हिअर बर्न्स होतात, जगून जातात, पण त्यांचे कॉन्ट्रॅक्चर्स डेव्हलप झालेले असतात, त्या पेशंट्सला स्किनची जरूरत असतं. तर हे जे ऑर्गन्स आहेत हे कारखान्यात नाही बनत, त्यामुळे हे आपल्याला कोणी ना कोणी डोनेट करायचे असतात. या डोनेशनसाठी जिवंत फक्त सध्याच्या घडीला किडनीज जिवंत माणसाच्या डोनेट केल्या जाऊ शकतात. कारण 2 किडनीज असतात, 2 पैकी एक जण आपल्या नातेवाईकाला, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स बरेच स्ट्रिक्ट आहे, त्याच्यानुसार डोनेट केले जाऊ शकतात, ते डोनेट करतात. त्याशिवाय बाकी ऑर्गन्स हे रिट्राईव्ह करावे लागतात. हे ब्रेन स्टेम डेड पेशंटशी घेऊन त्यांना डोनेट केले जाऊ शकतात. तर हा जो ब्रेन स्टेमचा जो डेड पेशंट जो असतो, हा ब्रेन स्टेम पेशंट डेड हा कुणी असं मुहूर्त पाहून किंवा कुठला असं नाही, हे ऍक्सिडेंटली कुठल्या तरी आणि हॉस्पिटलमध्ये डिक्लेअर केले जातात की आता हा पेशंट या स्टेजला आहे, सिरियस होता, ऍक्सिडेंट झाला होता, आणि आता हा डिक्लेअर केला जातो की दिस पेशंट इज ब्रेन स्टेम डेड. या ब्रेन स्टेम डेड म्हणजे काय हे माझे कलिग्स तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये सांगतील. पण एकदा हा ब्रेन स्टेम डेड म्हणून डिक्लेअर झाला की हा पेशंट कधीच पुन्हा जिवंत होऊन चालू फिरू शकणारा नसतो, बोलू शकणारा नसतो, खाणारा नसतो, काहीच नाही. म्हणजे हा पेशंट आपले मेकॅनिकल त्याचं जे व्हेंटिलेटर्स आहे, ज्या मशीन्स लागलेल्या आहेत, या डिस्कनेक्ट केल्या की हा पेशंट मरणारच असतो. तर या पेशंटचे ऑर्गन्स मात्र डोनेट केल्यामुळे काही पेशंट्स, काही इतर आजारी पेशंट्स त्यांना जीवन मिळू शकतं. तर हा ब्रेन स्टेम पेशंट डिक्लेअर झाला की त्याचं काय केलं जातं, याच्या बाबतीतही सरकारचे नियम आहेत. हे नियम काय आहे, हे कसं चालतं, कशा यांनी पहिले तर पेशंटला काउन्सिल करावे लागेल. हे काउन्सिलिंग कोण करतं त्याच्याबद्दल माझी कलीग मोना तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगेल. त्याच्यानंतर 3री स्टेप आहे, हा पेशंटचे ऑर्गन्स काढले जातात. हे जर पेशंट चे रिलेटिव्स तयार झाले, पेशंट तर त्या स्टेजमध्ये नसतो, रिलेटिव्स तयार झाले तर हे ऑर्गन्स रिट्राईव्ह केले जातात. हे ऑर्गन्स रिट्राईव्ह करताना काय होतं, ओटीत काय होतं, त्याचे कसे असतं, कसं डिफरन्शिएट, हे माझे 3रे कलीग डॉक्टर मीनाक्षी हांडे त्या सांगतील. तर आता याच्याबद्दल काही आपल्याला डिटेल्स जसं जसं हवं असेल
तशाप्रमाणे ते सांगितलं जाईल, सांगू आपण. एक महत्वाचा मुद्दा इथे राहतो की जेव्हा आपण एक ऑर्गन डोनेशनचा प्रोग्राम किंवा ही प्रोसिजर आपण जेव्हा राबवत असतो त्याला हॉस्पिटलच्या कमिटीतर्फे किंवा हॉस्पिटल प्रशासनातर्फे एक जसं तुम्ही सरकारी नियमांबद्दल बोललात तर नक्कीच सरकारचे काही कायदे आहेत, काही प्रोसिजर आहेत, ते केल्यानंतर हा सर्व प्रक्रियेला आपण विराम देतो. पण अशा वेळेला कधीतरी असं घडू शकतं का किंवा कधी तुम्हाला माहिती आहे का की असं काही घडलेलं आहे की जिथे नातेवाईकांनी होकार दिला आणि सर्व ही प्रोसिजर झाल्यानंतर त्यांनी पोलीस प्रशासनाला या सर्व प्रकरणांमध्ये इन्क्लूड केलं असेल किंवा त्यांनी असं म्हटलं असेल की आम्ही नाही म्हटलं तरी ह्या लोकांनी आमच्या पेशंटचं ऑर्गन्स काढलं, तर अशा वेळेला एका हॉस्पिटलची भूमिका कशी असायला हवी? हे जे आपण बोललात तर यात कसं असतं, रिलेटिव्ह जे आपल्याला कन्सेंट देतात या कन्सेंट या वर्बल कन्सेंट्स नसतात, या लिखित कन्सेंट घेतली जाते. त्याशिवाय आजच्या काळात ऑडिओ व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग सुद्धा आम्ही करतो. पेशंटचे नातेवाईक जर द्यायचं म्हणत असतील तर ऑडिओ व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग सुद्धा करतो की हे आम्ही आमच्या नातेवाईकांचे ऑर्गन्स डोनेट करायला तयार आहोत. तरी सुद्धा एक शेवटी जर पेशंटच्या नातेवाईकांनी शेवटच्या क्षणी जरी म्हटलं की आम्हाला नाही द्यायचे तर ही सगळी प्रोसिजर कॅन्सल करून आपल्याला नाही करावं लागत. कुठल्याच गोष्टीत आपण जबरदस्ती काढू शकत नाही. एक जी एकंदरीत प्रोसेस असते तर आपण एक म्हणजे किती ऑर्गन एका आपण ब्रेंडेड पर्सन मधून काढू शकतो, किती ठिकाणी आणि किती अवयव किंवा काही जसं तुम्ही स्किन बद्दल सांगितलं की स्किन आपण वन पेशंटला सुद्धा प्रोव्हाइड करू शकतो, तर ते किती आपण डिवाइड करता येतील, किती पेशंट्सला डिवाइड करता येतील, या व्यतिरिक्त जर आपण ऑर्गन्स काढले तर नेमकं ते ऑर्गन्स कोण काढतं, त्यासाठी मग एक काय प्रोसिजर असते याबद्दलची थोडीशी. आपलं एकदा पेशंट तयार झाला ऑर्गन डोनेशनसाठी, त्याच्यानंतर कमिटीच्या कन्सेंट झाल्या, ॲपनिया टेस्ट झाल्या आणि हे फायनली डिसाईड झालं की आता या पेशंटचे ऑर्गन्स आपण देऊ शकतो आहे. यानंतर हे जे नोटो पोर्टल असतं, नोटो साईट असतं, याच्यावर आपण ते टाकतो की या हॉस्पिटलमध्ये हे ऑर्गन्स आपल्याला अवेलेबल आहे. कारण ऑर्गन्स कसं आहे, नुसतं काढून आपल्याला जमा करून ठेवता येत नाही, ते लागलीच ट्रान्सप्लांट करावे लागतात. तर त्या ट्रान्सप्लांट ज्या नीडच्या हिशोबाने आपण ते ऑर्गन्स काढतो. जसं आता आमचा हा जो पेशंट होता दयानंद सहारे, या पेशंटचं आम्ही रात्री आमची ॲपनिया टेस्ट झाली, त्याच्यानंतर आम्ही पोर्टलवर टाकलं. पोर्टलवर मग हे पूर्ण थ्रूआउट इंडिया जातं, थ्रूआउट इंडियात कळतं. लोक बघतच असतात, जिथे प्रत्येक हॉस्पिटलचे लोक बघत असतात की कुठले अवयव हे अवेलेबल आहे. त्यानुसार मग ते आम्हाला आमच्या हॉस्पिटलला कॉन्टॅक्ट करतात की आमच्याजवळ असा पेशंट आहे आणि त्याला आम्हाला हे ऑर्गन्सची आवश्यकता आहे. त्याच्यानंतर हे जे ऑर्गन्स आहेत यांची ऑलरेडी एक लिस्ट बनलेली असते की क्रमबद्ध सूचीनुसारच, असं नाही की एक कोणीतरी आज मागतो आहे आणि त्याला दिलं. सपोज एक आपण किडनीचं केलं तर किडनीसाठी एक लिस्ट असते की या 100 लोकांना किडनीची आवश्यकता आहे. मग पहिल्या नंबरचा जर आला तर त्याला दिलं जातं, नंतर 3 नंबरचा, मग 5 नंबरचा, अशा प्रकारे पहिले 100 नंबरवर असलेल्या रिसिपियंटला आपण हे ऑर्गन देत नाही. यात आपल्या मानवाच्या शरीरात 2 किडनीज असतात, तर 2 किडनीज हे आपण 2 पेशंटला देऊ शकतो. लिव्हर हे एका पेशंटला, हार्ट हे एका पेशंटला, लंग्स जर गेले तर ते 2 पेशंट्सला, स्किन तर स्किन बँकमध्ये ठेवतात. त्या जसं आवश्यकता बसेल त्याप्रमाणे ती दिली जाते. कॉर्निया 2 पेशंटला, असे हे मेन ऑर्गन्स जे आहेत ते दिले जातात. याच्यामध्ये आपल्याला जे ऑर्गन ज्या हॉस्पिटलला ट्रान्सप्लांट करायचे आहे तर तीच टीम इथे येऊन ऑर्गन रिट्राईव्ह सुद्धा करते. म्हणजे तीच टीम ऑर्गन काढते. असं नाही की आम्ही ऑर्गन काढून देऊ आणि ते तिथे जाऊन ट्रान्सप्लांट करतील. तीच टीम या हॉस्पिटलला येते. तेच डॉक्टर्स इथून, सपोज हृदयाची आपण गोष्ट घेतली तर त्या हॉस्पिटलचे हृदयरोग तज्ज्ञ, त्यांचे
ॲनस्थेटिस्ट, हृदयाशी संबंधित ॲनस्थेटिस्ट, त्यांचे काउन्सिलर, ही पूर्णच्या पूर्ण टीम येते. इथे ते हृदय काढलं जातं. एक ग्रीन कॉरिडॉर बनवला जातो. पोलीस डिपार्टमेंट आणि आपलं जे NMC किंवा हे जे ऑर्गनायझेशन्स असतात, हे हॉस्पिटलपासनं एअरपोर्टपर्यंत ग्रीन कॉरिडॉर करतात. म्हणजे एका बाजूचा रस्ता फक्त त्या एका व्हेकलसाठी तयार केला जातो. ते ऑर्गन्स त्या एअरपोर्टला जातात. त्यांचं चार्टर्ड प्लेन असतं. त्या प्लेननी जिथल्या ठिकाणी हे ट्रान्सप्लांट करायचं, तिथे ते ऑर्गन्स जातात आणि ट्रान्सप्लांट केले जातात. एक हॉस्पिटलच्या प्रशासनातर्फे एक नागरिक जे केवळ आपल्या हॉस्पिटलला येतात किंवा एखाद्या पेशंट्सचे नातेवाईक आपल्याकडे असतात, तर एखाद्या पेशंट्सचं जेव्हा असं होतं की त्यांचं ऑर्गन डोनेशन करायचं आहे, त्यावेळेला त्यांना एक काउन्सिलिंग करणं हे किती टफ टास्क असू शकतं असं तुम्हाला वाटतं? या व्यतिरिक्त जेव्हा एखाद्या पेशंटने मृत्यूपूर्वी कधी आपला फॉर्म भरून ठेवलेला असेल की माझे नेत्रदान करा किंवा माझे अवयव दान करा, पण घरचे त्या गोष्टीला अग्री होत नसतील, तर ह्या सिच्युएशनला टॅकल करणं किंवा हँडल करणं कसं असू शकतं? हे बघा, काय असतं ना की जेव्हा पेशंट आपल्याकडे येतो आणि त्याचं पूर्ण ट्रीटमेंट ICU मध्ये होतं आणि त्याच्यानंतर जेव्हा आम्हाला इंटेन्सिव्हिस्ट सांगतात की यांचं ब्रेन डेथ आहे, त्याच्यानंतरच आमची प्रोसिजर कुठेतरी सुरू होते. आणि हे कुठेतरी खूप डिफिकल्ट टास्क आहे की त्यांना आपल्याला काउन्सिलिंग करायचं आहे रिगार्डिंग त्यांच्या अवयव दान करायला. पण काय होतं आहे की आमच्यासोबत आम्ही गव्हर्नमेंटला पण इन्व्हॉल्व करतो. ते पण आम्हाला कुठेतरी सपोर्ट करतात. ते पण आम्हाला सांगतात की कसं काय आपल्याला काउन्सिलिंग करायची आहे. बाकी जितके आमचे इंटेन्सिव्हिस्ट आहेत, मॅनेजिंग डायरेक्टर्स आहेत, ते पण आम्हाला सांगतात की कसं काय काउन्सिलिंग करावी लागेल. आणि आम्ही सगळे बसून त्यांना पूर्ण समजवतो कसं काय इम्पॉर्टन्स आहे, कोणता अवयव दान करायला पाहिजे आणि पेशंटची कंडिशन काय आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण कुठेतरी त्यांचा कन्सेंट घेतो. इफ ते विलिंग आहेत तर त्यांचं कन्सेंट आम्ही पण घेतो आणि आम्ही आमच्या नियरबाय पोलीस स्टेशनला इन्फॉर्म करतो. ते पण येतात, ते पण त्यांना विचारतात, आमच्या प्रेझेन्समध्ये विचारतात, आमच्या अब्सेन्समध्ये पण विचारतात आणि त्यांचं कन्सेंट घेतलं जातं आणि त्याच्यानंतरच ती प्रोसेस समोर होते. जेव्हा पेशंट आपल्याकडे असतो आणि जर अशी काही सिच्युएशन उद्भवते, तर अशा वेळेला एक इमोशनल टच म्हणून नातेवाईकांना हँडल करणं, कारण एक आपण त्यांना प्रोसिजर बाय प्रोसिजर समजवू शकतो, पण एक इमोशनल टच, एक भावना जी असते त्यावेळी त्यांना समजवणं ही भूमिका कशी असते? त्यांना खूप आपल्याला काउन्सिलिंग करावी लागते. त्यांना घेऊन बसावं लागतं. त्यांना ॲक्च्युली काय असतं, जेव्हा OT मध्ये पण रिट्रायवल प्रोसिजर होते तर ती कुठेतरी 5 ते 6 तास चालतं आणि ती प्रोसिजर आतमध्ये होते, पण बाहेर आपल्याला रिलेटिव्हला पूर्ण सांभाळावं लागतं. त्यांना पूर्ण सांगावं लागतं काय आहे. आणि हॉस्पिटलतर्फे आम्ही त्यांना पूर्ण 100% हेल्प करतो. त्यांना राहायची सुविधा, खायची सुविधा हे पण आम्ही हॉस्पिटलतर्फे त्यांना देतो. त्यांना जेव्हा पण लागलेलं आहे तेव्हा ते आम्हाला कॉन्टॅक्ट करतात, आमच्याशी विचारतात की काय आहे काय नाही. कारण की इथे कुठेतरी पोलीस इन्व्हॉल्व्ह असतं आणि ते त्या गोष्टीला घाबरतात की आम्हाला पोलीस बोलवतील आणि आम्हाला प्रश्न करतील. पण यावेळेस पण आम्ही त्यांना खूप सपोर्ट करतो. मॉरली पण आम्ही त्यांना खूप सपोर्ट करतो आणि त्यांना सांगतो की नाही, तुम्हाला वाटत असेल तेव्हाच तुम्ही या गोष्टीला फॉरवर्ड करा किंवा साईन करा कन्सेंटला. कोणालाच आम्ही जबरदस्ती करत नाही. पण आमच्याकडे जे पेशंट ऍडमिट होते त्यांचं नाव जे दयानंद सहारे होते, त्यांचे जे मुलगा होता आणि त्यांची वाईफ होती, मुलांनी खूप छान सपोर्ट केला आम्हाला. आणि मुलांनी आम्हाला म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला तो आलेला. रात्री 1:30 वाजता पण आला होता, 2 वाजताही आलेला. आणि त्यांना जेव्हा आम्ही बसवलं आणि सांगितलं तर त्या फॅमिलीचा सपोर्ट खूप होता आणि फॅमिलीचाच सपोर्ट लागतो, तेव्हाच हे कुठेतरी ऑर्गन रिट्रायवल होऊ शकला आमच्या हॉस्पिटलमध्ये. तर त्या फॅमिलीला कुठेतरी मी थँक्यू म्हणेल की त्यांच्यामुळे ऑर्गन रिट्रायवल झालं आणि कोणाला तरी एक अवयव दान आपण करू शकलो. आणि 4 लोकांना आम्ही दिलेलं आहे हॉस्पिटलमधनं ऑर्गन्स. तर ते कुठेतरी त्या रिलेटिव्हचं कन्सर्न होतं, रिलेटिव्हनी आम्हाला सपोर्ट केला म्हणूनच झालं ते. एक ॲज अ काउन्सिलिंग कमिटी हेड किंवा एक काउन्सिलिंगशी जोडलेली व्यक्ती म्हणून काय वाटतं तुम्हाला की या अवयवदानाशी किंवा एक ऑर्गन डोनेशनशी संबंधित लोकांमध्ये अवेअरनेस कितपत आहे किंवा लोकांना कितपत अवेअरनेस अजून आपण देऊ शकतो किंवा द्यायला हवं? लोकांमध्ये सध्या तरी मी म्हणेल की अवेअरनेस नाही आहे. त्यांना अवेअरनेसची गरज आहे. आणि हॉस्पिटलमध्ये काय होतंय की इफ पेशंट आल्यावर तो पेशंट इफ RTA आहे आणि
ॲक्सिडेंटल केस आहे किंवा त्यांचं ब्रेन डेथ आहे, तेव्हा कुठेतरी आम्हाला इंटेन्सिव्हिस्टच सांगू शकतात की हा पेशंट असा आहे, तेव्हा आम्ही काउन्सिलिंग करतो. आणि मला तरी असं वाटतं की कुठेतरी कमी आहे, लोकांना सांगायला हवं आम्हाला की याचा खूप प्लस पॉईंट आहे. तर कॅम्पेन्स करायला पाहिजेत. आणि आमचं हॉस्पिटल असं विचार करत आहे, आता ही तर केस झाली आहे, पण याच्यानंतर आम्ही नक्कीच कॅम्पेन करू आणि या गोष्टीला मोटिवेट करू की ऑर्गन रिट्रायवल किंवा ऑर्गन ट्रान्सप्लांट हे व्हायलाच हवं. आणि खूप सारे लोक असतात ज्यांना माहिती नाही आहे, आणि मला तरी असं वाटतं की आम्हाला त्यांना सांगायला हवं की काय इम्पॉर्टन्स आहेत आणि कसं आपण हे करू शकतो. प्रोसिजर आहे, लॉंग प्रोसिजर असते, पण मला वाटतं इम्पॉसिबल नाही आहे, करू शकतो आपण. ऑर्गन डोनेशनची प्रोसेस करताना म्हणजे एक ॲज अ काउन्सिलर किंवा एक हॉस्पिटलचं प्रशासन म्हणून तुम्ही डायरेक्टली या सर्व गोष्टी म्हणजे डिक्लेअर करू शकता, किंवा त्या व्यतिरिक्त ही काही प्रोसिजर असते किंवा कुठली कमिटी आहे ज्यांना इन्क्लूड करून त्यांच्या संगनमताने हा संपूर्ण एकत्रित निर्णय घेण्यात येतो? हो, एक कमिटी असते. आम्हाला जसं ICU मधनं किंवा जिथे पण पेशंट ॲडमिट आहे तिथनं आम्हाला इफ इन्फॉर्मेशन येतं की हा पेशंटला ब्रेन डेथ आहे आणि त्याच्या रिलेटिव्हला कुठेतरी आपण काउन्सिलिंग करू शकतो, अशा वेळीस आम्ही आपलं 100% देतो काउन्सिलिंगला. आणि एक ZTCC म्हणून कमिटी असते, आम्हाला त्यांना इन्फॉर्म करावं लागतं. तिथले कमिटी मेंबर्स आमच्याकडे येतात, रिलेटिव्हला भेटतात, आमच्या समोरच भेटतात, त्यांना पण इम्पॉर्टन्स सांगतात. आणि त्याच्यानंतर कुठेतरी एक एपनिया टेस्ट ज्याच्याबद्दल आमचे इंटेन्सिव्हिस्ट सांगतील तर ते केल्या जातं. आणि आफ्टर दॅटच आपण म्हणजे एपनिया टेस्ट केल्याच्या नंतरच आपण पेशंटचा कन्सेंट घेऊ शकतो, आधी नाही कन्सेंट घेऊ शकत. एपनिया टेस्ट झाल्यानंतर आपल्याला त्यांचा कन्सेंट घ्यावा लागतो. मग त्याच्यानंतर एक सेकंड टेस्ट आफ्टर 6 आवर्स होते आणि मग त्याच्यानंतर कुठेतरी आपण ती प्रोसिजर समोर जाते आणि पेशंटला मग विदिन 24 आवर्स आपल्याला OTमध्ये घ्यावं लागतं. ते पण एनेस्थेटिस्ट सांगतील आमच्याकडले. तर याप्रमाणे अशी पूर्ण प्रोसिजर होते. नक्की हे ZTCC ही म्हणजे कमिटी काय आहे आणि ती कमिटी कुठली आहे आणि या व्यतिरिक्त त्यांचं एक रोल काय असू शकतं? ही गव्हर्नमेंटचीच कमिटी आहे. नोटो म्हणून एक साईट असतं, त्यांचे हे लोक असतात ZTCC, आपले झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर असतात हे लोक. हे आपल्याला कळवतात की हे आपल्याला गायडन्स देतात की तुम्हाला इफ पेशंट विलिंग आहे ऑर्गन रिट्रायवलला तर त्यांची पूर्ण हिस्ट्री आपल्याला टाकावी लागते एका पोर्टलवर. आणि त्याच्यानंतरच कुठेतरी ते पूर्ण नॅशनल लेवलवर जातं की हा व्यक्ती ऑर्गन रिट्राईव्ह करायला रेडी आहे. आणि मग कुठेतरी पूर्ण नॅशनल लेवलवर हॉस्पिटल्समध्ये कळतं की या पेशंटचे हे ऑर्गन्स आहेत आणि मग आम्हाला त्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन्स रिपोर्ट्स आणि जे पण कन्सर्न विचारल्या जातं त्या पेशंटबद्दल ते आम्हाला त्यांना द्यावं लागतं. आणि त्याच्यानंतरच कुठेतरी एक टीम येतं की हे लोक हॉस्पिटलमध्ये येणार आहेत आणि ऑर्गन रिट्राईव्ह करून घेऊन जाणार आहेत. जसं की या पेशंटमध्ये हार्टचं झालेलं होतं तर चेन्नईवरची टीम आलेली होती, तर त्यांनी पण कुठेतरी रात्री पूर्ण रिपोर्ट्स आम्हाला मागितली आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी डिसाईड केलं की त्यांना यायचं आहे आणि ते आलेतही. त्याच्यानंतर ते हार्टमध्ये काही कॅल्सिफिकेशन्स निघालेत त्यामुळे ते कॅन्सल झालं, पण ते आले होते. तर ही पूर्ण नॅशनल लेवलवरचीच प्रोसिजर असते. ऑर्गन डोनेशन का प्रोसीजर अगर हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं तो एक एनेस्थेसिस्ट बोलकर आपकी भूमिका कैसी या फिर आपका एक टीम वर्क किस तरीके का होता है इस प्रोसीजर में, इस बारे में बताइए. मैं डॉक्टर मीनाक्षी हांडे, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट इन विम्स हॉस्पिटल, OT इंचार्ज विम्स के OT में. आपका शंखनाद इस चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से OT का वर्किंग रहता है और एनेस्थेटिस्ट का इन केसेस में किस प्रकार का रोल रहता है. एनेस्थेटिस्ट का जो रोल है उसमें ब्रेन डेड जो पेशेंट को हमारे इंटेंसिविस्ट जिस तरीके से ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं वहाँ से लेकर के OT में पेशेंट के ऑर्गन्स जो है वो जीवित कंडीशन में रहने चाहिए, इंटैक्ट कंडीशन में रहने चाहिए, वो मेंटेन करने का काम जो है वो एनेस्थेटिस्ट का रहता है. एक बार जो इंटेंसिविस्ट है वो पेशेंट हमें देते हैं, पूरी टीम का जो जिस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैडम ने बताया है और इंटेंसिविस्ट ने बताया है कि किस तरीके से हम जो ब्रेन डेड पेशेंट का सब चैनल एक्टिवेट होता है और हमारे उसके बाद में हमारे पेशेंट हमारे OT में आता है. OT में आने के बाद में हमारी टीम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि जो ऑर्गन्स हैं उनको जीवित कंडीशन में रखना. ये जो पेशेंट होता है वो पेशेंट ब्रेन डेड रहता है. ब्रेन डेड होने के कारण इसका जो हार्ट चल रहा है और जो लंग्स चल रहे हैं, मतलब जो श्वासोच्छ्वास की
प्रक्रिया है वो चल रही है, वो वेंटिलेटर के द्वारा चल रही है। और जो हार्ट की कंडीशन है वो भी कुछ ड्रग्स के थ्रू चल रही है। मीन्स हार्ट चल रहा है लेकिन हमें हार्ट को कंटिन्यूसली कुछ ड्रग्स के थ्रू सपोर्ट करना है ताकि जो उसका ब्लड प्रेशर है वो एक लिमिट तक मेंटेन रहे। अगर वो लिमिट तक मेंटेन नहीं रहेगा तो जो हमें ऑर्गन्स रिट्राइव करने हैं उनका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं चालू रह सकता। तो ये बहुत ही वाइटल काम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम रहता है कि उस समय, ये सर्जरी के समय उनके जो हार्ट है और जो लंग्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहे ताकि पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन, उनको फ्लूइड, उनको फूड, ये सब चीज़ें प्रॉपरली मिलते रहें। इवन ऑर्गन रिट्राइवल के समय अगर मान लो काफ़ी ब्लड लॉस होता है तो हम बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देते हैं। और ये जो सर्जरी होती हैं वो करीब 5 से 6 घंटे चलती हैं और उस 5 से 6 घंटे दौरान में हमको उनके सब वाइटल ऑर्गन्स है जैसे किडनी है और लीवर है, हार्ट है, इनको बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग में रखना होता है। जैसे ही ऑर्गन रिट्राइवल के समय सर्जरी की जो सर्जिकल टीम रहती है वो टीम्स रहती हैं। जैसे लीवर को रिट्राइव करने के लिए अलग टीम रहती है, किडनी को रिट्राइव करने के लिए एक अलग टीम रहती है, हार्ट को रिट्राइव करने के लिए एक अलग टीम रहती है। तो ये लोग पहले ऑर्गन्स को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि क्या, मतलब पहले तो सब टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है लेकिन ऑन टेबल भी ओपन करने के बाद लाइव देखा जाता है कि ये ऑर्गन्स किस कंडीशन में हैं और उसके बाद में दे डू सर्जरी एंड कंप्लीट डिसेक्शन और उसके बाद में वो रिट्राइव करते हैं। और लिवर रिट्राइव करने के पहले हमें हार्ट और लंग्स को ठीक रखना, हार्ट को स्पेशली ठीक रखना, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग, एक पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी रहता है। द मोमेंट दे रिमूव द लीवर, तो उसके बाद में इस पेशेंट में जो है वो ब्रेन तो ऑलरेडी डेड है, स्लोली हार्ट गेट स्टॉप्ड। उसके बाद में बाकी के ऑर्गन्स रिट्राइव किए जाते हैं और एक ट्रांसपोर्टेशन। और अच्छा, अब जिस तरीके से हार्ट चालू था तब तक हमने ऑर्गन्स को जीवित रखने के लिए ब्लड प्रेशर मेंटेन रखा, लंग्स को हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया ताकि पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलते रहे। जैसे ही हार्ट स्टॉप होता है, मतलब हार्ट जब लीवर को रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं उस समय उसको एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन से कम्प्लीटली फ्लश किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के समय वो ऑर्गन किस तरीके से जीवित रहें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रांसपोर्टेशन के समय वो ऑर्गन्स जीवित रखने के लिए हम एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन से कम्प्लीटली सर्जन की जो टीम होती है वो कम्प्लीटली उसको फ्लश करते हैं ऑर्गन्स को और उसके बाद में उसको एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रख के इमीडिएटली उसको ट्रांसपोर्ट वहाँ किया जाता है जहाँ पे साइमल्टेनियसली रेसिपिएंट की सर्जरी चल रही होती है। जो ऑर्गन डोनर है और जो दूसरा ऑर्गन रेसिपिएंट है उसका साइमल्टेनियसली सर्जरी चल रही होती है और उसको इमीडिएटली वहाँ ट्रांसपोर्ट करके एक जो दूसरी टीम होती है वो ऑर्गन को इम्प्लांट करने का काम करती है। तो उस तरफ भी एक एनास्थेटिस्ट की टीम रहती है उस ओटी में और इस ओटी में भी एक एनास्थेटिस्ट की टीम रहती है। तो दोनों भी टीम का एक बहुत ही वाइटल रोल रहता है। अलॉन्ग विथ एनास्थेटिस्ट हमारे जो स्टाफ है, कंप्लीट स्टाफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में रखना, ऑर्गन रिट्राइवल तक और ऑर्गन रिट्राइवल के बाद भी, वाइल ट्रांसपोर्टेशन भी। तो क्योंकि अगर हमने ऑर्गन बॉडी में जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसके बॉडी में ऑर्गन अच्छी कंडीशन में, बट वाइल रिट्राइविंग अगर वो किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर कम हो गया या उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाया तो ये ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और डैमेज ऑर्गन जो है वो रेसिपिएंट को फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा और हमारी टीम का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एक एनेस्थेटिस्ट का काम होता है कि पेशेंट को बचाने की कोशिश करना, बट ऐसे सारे सिचुएशन में आप लोगों का एक मेंटली आप लोग किस तरीके से फील करते हैं एज ए डॉक्टर या आपकी टीम को भी किस तरीके से चीज़ें फील होती है, इस बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली एनेस्थेटिस्ट का जो काम है, एनेस्थेटिस्ट के सामने काफ़ी क्रिटिकल सर्जरीज आती हैं, काफ़ी जिस तरीके से हार्ट की सर्जरी है, ब्रेन की सर्जरी है, पॉलीट्रॉमा है, इस तरीके के केसेस आते हैं। एनेस्थेटिस्ट के बारे में बहुत ही सही किसी ने कहा है कि ये पर्दे के पीछे के खिलाड़ी होते हैं। तो इनका कंप्लीट फोकस, कंप्लीट रोल ये होता है कि कितनी भी क्रिटिकल सर्जरी हो, पेशेंट को हम और हमारी टीम
बचाने की कोशिश करती है। मतलब बचाना इन द सेंस सर्जरी उसकी हो जानी चाहिए, और सर्जरी के बाद में जो पेशेंट है उसके विथ ऑल ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग होते हुए पेशेंट आउट आना चाहिए। आउट मतलब आउट ऑफ एनेस्थेसिया। किसी किसी पेशेंट को हम ओटी में ही होश में लाते हैं, और किसी किसी पेशेंट को अगर बहुत क्रिटिकल है तो ऑन वेंटिलेटर एब्सोल्युटली अच्छी कंडीशन में हम उनको आईसीयू में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। सर, जब आप एक आईसीयू हैंडल करते हैं तो सबसे पहली बात, अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेड है या वो कोमा में है तो ऐसी सिचुएशन में कोमा के पेशेंट का हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं या सिर्फ ब्रेन डेड के पेशेंट का ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं? ये सारी जो सिचुएशन है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिए। मैं डॉक्टर नितिन खंडेलवाल, मैं आईसीयू विम्स आईसीयू में आईसीयू इंचार्ज हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है कि अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड है कि कोमेटोज है। तो सबसे पहले तो अब हम पेशेंट को पूरा फुल एनालिसिस करते हैं। अपन उनका टेम्परेचर देखते हैं। पेशेंट का टेम्परेचर दोनों पेशेंट में एक जैसा रह सकता है, ब्रेन स्टेम डेड रहे या कोमेटोज रहे। हार्ट रेट जो है वो दोनों के वर्किंग रहेंगे, है ना। हार्ट काम दोनों केस में करेंगे, चाहे ब्रेन स्टेम डेड रहे कि कोमेटोज रहे। मेन रहता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऐसा रहता है कि जो भी ये कोमेटोज पेशेंट रहते हैं या ब्रेन स्टेम डेड पेशेंट रहते हैं वेंटिलेटर पे रहते हैं। तो कोमेटोज पेशेंट में रेस्पिरेशन नॉर्मल रह सकता है या ज़्यादा रह सकता है, उसका रेस्पिरेशन फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन जो ब्रेन स्टेम डेड का पेशेंट है, वेंटिलेटर जितना वेंटिलेटर उसको अपन रेस्पिरेशन दे रहे हैं उतना ही उसका रेस्पिरेशन रहेगा। अगर अपन ने पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाले तो इमीडिएटली उसका रेस्पिरेशन 0 हो जाएगा। अब इसमें है कि ये कोमेटोज और ब्रेन स्टेम में सिर्फ अपन इसी पे से नहीं जा सकते। मैंने आपको बताया कि कोमेटोज पेशेंट में हो सकता है पेशेंट का रेस्पिरेशन फ्लक्चुएट हो, लेकिन ब्रेन स्टेम डेड में जितना वेंटिलेटर दे रहा है उतना ही पेशेंट का रहेगा। साथ में कुछ और भी साइंस रहते हैं, जैसे अपन उनका कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखते हैं, कंजक्टिवल रिफ्लेक्स देखते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं कि एक कॉटन का ये पतला करके आँख के आसपास उसको, कॉर्निया के आसपास, कंजक्टिवा के आसपास उसको लगाते हैं और उनका ब्लिंकिंग देखते हैं। अगर पेशेंट का ब्लिंकिंग नहीं है बिल्कुल भी या कोई रिफ्लेक्सेस नहीं है तो उस पर से अपने को समझ में आता है कि ये बिल्कुल डीपली कोमेटोज है या ब्रेन स्टेम डेड की तरफ जा रहा है। तो अपन ये भी देखते हैं कि उसके कॉर्निया जो है लाइट मार के कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्या, मतलब वो लाइट मारने से कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए। पर ब्रेन स्टेम डेड वाले पेशेंट में कॉर्निया मतलब जो रहते हैं कॉर्निया डायलेटेड एंड फिक्स्ड हो जाते हैं, मतलब उनकी आंखों में कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता। साथ में अपन को इसके बाद भी अपने को कंफ्यूजन रहता है, फिर अपन ईईजी करते हैं। ईईजी में जैसे पूरा क्लियर बताता है ईईजी में कि देयर इज अ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल साइलेंस, मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है। ये ईईजी पे भी अपन डॉक्यूमेंट करते हैं। इवन अपन एमआरआई ब्रेन करके देखते हैं, तो एमआरआई ब्रेन में स्पेसिफिकली अपने को ब्रेन के साथ साथ ब्रेन स्टेम का भी पता चलता है। तो ये कुछ प्रोविजनल जांचें रहती है जिसपे से अपने को अंदाज लगता है कि ये पेशेंट ब्रेन स्टेम डेड का है। एक बार अपने को क्लिनिकली कुछ इन्वेस्टिगेशंस के सहारे ये कंफर्म हो जाए कि पेशेंट को ब्रेन स्टेम डेड हुआ है, क्योंकि अपन ब्रेन स्टेम डेड पेशेंट को ही ऑर्गन डोनेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। एक बार ये सिलेक्ट हो गया तो फिर हम साथ में ये भी देखते हैं कि उनको पहले से कोई कैंसर तो नहीं है, ठीक है, पहले कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है HIV वगैरह जिसके कारण उनके ऑर्गन पहले से डैमेज है, ठीक है। ऐसा मतलब HIV हो गया, कैंसर हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है जिसके कारण किडनी ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो अपन उनके बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। कुछ पेशेंट रह सकते हैं जो क्रोनिक अल्कोहलिक है, उनका लीवर ऑलरेडी डैमेज है, या ओल्ड एज है जिनका कॉर्निया ऑलरेडी खराब है। तो अपन सिलेक्ट करते समय ये देखते हैं कि इनके कुछ ऑर्गन्स अपने काम में आएंगे कि नहीं आएंगे। हर ब्रेन डेड पेशेंट को भी अपन ऑर्गन डोनेशन के लिए नहीं ले सकते। अपने को ये देखना है कि ये पेशेंट को अगर अपन काउंसलिंग करेंगे तो अपने को इनके मैक्सिमम ऑर्गन्स अपन किसी के लिए हेल्प कर सके। इस तरीके से जब अपन सिलेक्ट करते हैं कि ये ब्रेन स्टेम डेड है, फिर हमारा काम ये रहता है कि अब रिलेटिव से बात करना। तो रिलेटिव से बात करके उनको पहले ये कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, आपका पेशेंट का हार्ट तो चल रहा है, लेकिन ये पेशेंट अब कभी मतलब एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, ये हमेशा बेड रिडन रहेगा। तो उनको ये भी कन्विंस करना पड़ता है कि आपका पेशेंट ब्रेन स्टेम डेड है, सिंपल तरीके से बोला जाए तो एक जिंदा लाश है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जब हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको इमोशनली भी समझाना पड़ता है, उनको ये भी बताना पड़ता है कि नहीं, ये ब्रेन स्टेम डेड है और आपको अपन ऐसे से कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट्स हमसे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि नहीं, अब ये इनकी लाइफ इसी तरीके से रहने वाली है। भले ही हार्ट चल रहा है,
लेकिन चूंकि ये ब्रेन डेड है तो अपन आप ये अच्छा काम कर सकते हैं कि इनके ऑर्गन्स अच्छे कंडीशन में है तो ये ऑर्गन्स आप किसी को डोनेट करके किसी का भला कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ तो जिंदा लाश की तरह ही रहेगी। तो वो उस काउंसलिंग के लिए हमको फिर सोशल वर्कर्स की हेल्प लेना पड़ता है, हम लोग समझाते हैं, उनके कुछ रिलेटिव जो समझदार है उनको भी हम इन्वॉल्व करते हैं। फिर वो सबकी एक मेहनत से, आसपास के लोगों से मेहनत से, डॉक्टर्स उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे बात करके एक पूरे टीम वर्क के हिसाब से जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं, उनको समझाते हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ हम ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार है, तो उसके बाद हमारे को कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोविजनल हमने बताया कि ब्रेन डेड है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन के पहले हमको कुछ ऐसी टेस्ट करना पड़ता है जिससे ये कंफर्म हो कि हाँ ये ब्रेन डेड है। उसी के बाद ही हम ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं और उनको हम बताते हैं कि एक बार हम ऐसा नहीं कि आपको मैंने मुंह से बोल दिया, ओरली बोल दिया, लेकिन हम कुछ टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट में अगर आप पास हो गए ब्रेन डेड के तो उसके बाद ही आपका ऑर्गन डोनेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे आपने बताया कि कोई बड़ी बीमारी जैसे कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स का हम लोग ऑर्गन नहीं ले सकते। बट अगर इनकेस जैसे कोई इंसान अगर ज्यादा सिगरेट पीता है, दारू पीता है, बट उन लोगों को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो ये निकोटिन या अल्कोहल का जो परसेंटेज रहता है अगर वो उसकी वजह से ऑर्गन डोनेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? एक्चुअली कोई भी ऑर्गन डोनेशन के पहले एक बेसिक है कि उनके आईज कैसे अपन टेस्टिंग करवाते हैं, फंडस एग्जामिनेशन, आंखों के डॉक्टर को बुला के उनका फंडस चेक करते हैं। दूसरा है उनका अपन कार्डियक, उनका हार्ट बराबर है कि नहीं, उसके लिए अपन एंजियोग्राफी करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी या इन्वेजिव एंजियोग्राफी। लीवर फंक्शन करके देखते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं है। किडनी से रिलेटेड भी जांच करते हैं। तो ये बेसिक जांच जब अपन करते हैं तो अपने को इससे अंदाज लग जाता है कि हाँ ये पेशेंट को अपन ऑर्गन डोनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर उनके मैक्सिमम ऑर्गन्स खराब ही है तो अपन ऐसे पेशेंट को ऑर्गन डोनेशन के लिए कभी भी प्रमोट नहीं करते। उनके सभी चीज जो ऑर्गन, क्योंकि ये ऑर्गन्स अपन किसी को लगवा रहे हैं तो सिर्फ लगाना है, इसलिए उनको अपन खराब ऑर्गन्स नहीं लगा सकते। अपने को हेल्दी ऑर्गन्स लगते हैं तो वो वर्किंग भी अपन जब करते हैं और उसमें भी वो पास हो गए तो उसके बाद ही अपन इस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि मतलब अभी आप भी एक आईसीयू को मैनेज करते हैं, आप भी आईसीयू को हेड करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब एक ब्रेन डेड का पेशेंट होता है तो उसे एग्जैक्ट कंफर्म करना कि हाँ ये पेशेंट ब्रेन डेड ही है, तो वहां से लेकर एक वो चीज का कंफर्मेशन देना, तो ये एक प्रोसीजर कैसा हो सकता है? मैं डॉक्टर हरि गुप्ता हूँ, आईसीयू देखता हूँ, आईसीयू इंचार्ज हूँ। और एक्चुअली देखिए ऐसा होता है कि कुछ प्राइमरी टेस्ट होते हैं जिससे हम ये समझ जाते हैं कि पेशेंट को ब्रेन डेड हो गया है। ब्रेन स्टेम डेथ में मतलब जो जैसे उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो रहते हैं वो एब्सेंट रहेंगे, प्यूपिल्स काम नहीं करेंगी, उसका कोई बॉडी मूवमेंट्स नहीं होगा। ये प्राइमरी टेस्ट है जो अपन क्लिनिकली सस्पेक्ट करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं। यदि हमको ऐसा लगा तो फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट में जैसे ईईजी करके, जैसे हार्ट का ईसीजी रहता है वैसे ब्रेन का ईईजी होता है। उसमें यदि हमने टेस्ट कर लिया और उसमें कोई एक्टिविटी नहीं लगी और हम उसके साथ साथ एमआरआई एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं जिसमें हमें ये मिलेगा कि वहाँ पे कोई भी ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है। सीटी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, उसमें भी पता चल सकता है। उसमें ये पता चलेगा कि ब्रेन के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो हम ये इन्वेस्टिगेशन वाइज जा सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं कि हमारा पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है। और लेकिन हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है वो हम एपनिया टेस्ट करते हैं, जिसमें ये पता करते हैं कि पेशेंट का जो सांस लेने की गति है या सांस लेने का रिस्पॉन्स है बिल्कुल भी एब्सेंट है, वो वेंटिलेटर निकालने के बाद सांस नहीं ले सकता। तो जैसे हम टेस्ट कैसे करते हैं, उसमें एपनिया टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले उसमें सबसे पहले तो हम ये रूल आउट करते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड या ब्रेन स्टेम डेथ है तो उसके और कोई दूसरे कारण तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें हम सोच सकते हैं। जैसे कोई भी पॉइजनिंग हो गया, ऐसा पॉइजनिंग हो गया, सोडियम पोटेशियम की कमी या अधिकता की वजह से भी, शुगर की कमी या अधिकता की वजह से भी शरीर में ऐसे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें ये बताएं, जो ब्रेन स्टेम डेथ जैसे
दिख सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले ये कॉजों को रूल आउट करते हैं कि उसको शुगर की कमी या अधिकता तो नहीं है, सोडियम की कमी या अधिकता तो नहीं है, CO2 ज़्यादा तो नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम पहले मेंटेन करते हैं, पेशेंट को देखते हैं कि ये सब कारण एब्सेंट होने चाहिए, उसके बाद ही हम एपनिया टेस्ट के लिए प्रोसीड करते हैं। एपनिया टेस्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीजन दे देते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं, 100% ऑक्सीजन करके उसको पेशेंट को पहले ऑक्सीजनेट करते हैं। ऑक्सीजनेट करने के बाद हम ABG लेते हैं। ABG में हम एक CO2 लेवल जो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करते हैं ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अपन देख लेते हैं। उसके बाद पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाल देते हैं और सिर्फ ऑक्सीजन ही कनेक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट ऑक्सीजन मेंटेन करे, बाकी ऑर्गन उसके चलते रहें। नहीं तो यदि हम ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हाइपोक्सिया की वजह से बाकी ऑर्गन्स भी डेथ हो सकती है। इसलिए हम ऑक्सीजन उसको कंटिन्यू रखते हैं और ABG का CO2 लेवल चेक करते हैं। 8 से 10 मिनट तक उसको ऑक्सीजन देते रहते हैं और उस दौरान हम पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, BP ये दोनों चेक करते रहते हैं। यदि ऑक्सीजन लेवल फॉल होता है तो हम दोबारा वेंटिलेटर कनेक्ट कर देते हैं और वो प्रोसीजर को अबंडन कर देते हैं। लेकिन यदि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहा और BP मेंटेन रहा 8 से 10 मिनट तक, तो ये प्रोसीजर चलती रहती है। फिर ABG मतलब CO2 लेवल हम बॉडी का चेक करने के लिए ABG करते हैं और तुरंत वेंटिलेटर में कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा, यदि उसका CO2 लेवल जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है बॉडी में 20 जितना बेस लाइन था उससे 20 बढ़ गया, तो उसमें क्या करते हैं कि इसका मतलब ये है कि CO2 लेवल बढ़ गया और पेशेंट ने सांस नहीं ली, इसका मतलब है पेशेंट ब्रेन डेड है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर यदि नॉर्मल पेशेंट है, ब्रेन डेड नहीं है, कोमाटोज पेशेंट भी है, तो उसमें CO2 लेवल बढ़ने से उसका जो रेस्पिरेशन है खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन ब्रेन डेड पेशेंट में CO2 लेवल या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने से उसका ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं आएगा। ये कंफर्म करता है कि पेशेंट ब्रेन डेड है। ये भी पूछूंगी सर आपसे कि जब अगर हम किसी पेशेंट्स के ऑर्गन निकाल लेते हैं तो वो ऑर्गन निकालने से लेकर तो वो दूसरे जिन्हें हमें वो ऑर्गन डोनेट करने हैं उनको लगाने तक कि वो अगर हमें ऑर्गन हेल्दी रखने हैं तो वो ऑर्गन्स को हम किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं कि वो हेल्दी रहे, या दूसरे जिस इंसान को हमें वो ऑर्गन्स लगाने हैं तो तब तक कि वो प्रॉपर तरीके से रहे और उसको कोई हार्म ना पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बड़ा काम है एक्चुअली आईसीयू में, क्योंकि पेशेंट को यदि हमने ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया या क्लिनिकली हमको लग रहा है कि पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है, तो उसके बाद क्या होता है, रिट्रीवल प्रोसेस चालू होती है। रिट्रीवल प्रोसेस होने के बाद ब्रेन रिट्रीवल प्रोसेस होने तक जो ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ये सब काम करते रहना चाहिए प्रॉपरली। यदि कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग ऑर्गन डोनेशन के ऑर्गन रिट्रीवल के पहले, तो हम वो ऑर्गन को यूज नहीं करते। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें पेशेंट का बीपी, ब्लड प्रेशर मेंटेन करते रहना चाहिए। कई दवाइयाँ देनी पड़ती है ताकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और सारे ऑर्गन्स जीवित रहें। उसको फीडिंग भी चालू रखना पड़ता है, उसको IV फ्लूइड्स भी चालू रखना पड़ता है, ये सब, और उसको कई सारे हार्मोन्स भी दिए जाते हैं ताकि वो सारे ऑर्गन्स जीवित रहें और वो बराबर जब तक हम ऑर्गन रिट्रीव नहीं करते हैं प्रॉपरली फंक्शन करते रहें। जी सर, एक एनेस्थेसिस्ट बोलकर मतलब एक आपकी भूमिका क्या है, और इसके अलावा जब सारी प्रोसीजर हो जाती है तो एक एंड मोमेंट पे एक आपका वर्किंग रहता है, तो बेसिकली आप लोगों की टीम का एक वर्किंग क्या है, किस तरीके से आप वर्क करते हो, या फिर ऑर्गन डोनेशन होने के बाद में जो बॉडी होती है या फिर जो पेशेंट रहता है तो उस तरीके को वो सिचुएशन को हैंडल करना है, पेशेंट से इंटरेक्शन और ये सारी सिचुएशन की और आपके वर्किंग के बारे में बताइए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश ठाकरे, कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर विम्स हॉस्पिटल। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है कि ऑर्गन डोनेशन हो जाने के बाद आप उस बॉडी के साथ क्या, यानी कैसा आपका व्यवहार रहता है, या फिर आप उस बॉडी के साथ क्या
करना चाहते हैं। तो मैं बहुत ही स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जब ऑर्गन डोनेशन इटसेल्फ अगर हम देखें तो ये बहुत ही पवित्र एक ऐसा कार्य है जो हर मनुष्य ने करना चाहिए। अब ऑर्गन डोनेशन के पीछे की जो पूरा अगर आप बैकग्राउंड देखें तो रिलेटिव्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जिस मानसिकता से वो इसमें से गुजर रहे हैं उस मानसिकता को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जैसे ही रूटीन में कैसा है, इट इज दिस ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं या ये जो बॉडी से ऑर्गन निकालने की जो प्रक्रिया चल रही है, आज तक ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम हर पेशेंट को जीवित रखने की उम्मीद पे एनेस्थीसिया देते हैं। तो लेकिन इस बात का भी हमें एक संतोष रहता है कि भले ही इस बॉडी से हम ऑर्गन निकाल रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गन भी किसी दूसरे मनुष्य को पुनर्जीवन दे रहा है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ हम उस पेशेंट के पास एनेस्थीसिया, जैसे मैडम ने बताया, एनेस्थीसिया देते हैं, और उसके बाद में उसे ऑर्गन निकालने के बाद जब हम वो ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट रोल शुरू हो जाता है कि उस बॉडी के साथ हमें कैसा व्यवहार रखना है। अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बॉडी ने हमें इतना अवसर दिया है, समाज को अवसर दिया है, हमें अवसर दिया है, हमारे हॉस्पिटल को अवसर दिया है कि जो ऑर्गन दूसरे पेशेंट में प्रत्यारोपण होने वाला है उनको एक नवजीवन दे रहा है। जब ये बॉडी पूरी तरह से डेड हो जाती है, इसमें से ऑर्गन्स पूरी तरह निकाल दिए जाते हैं, जैसे हार्ट निकाल दिया है समझो, लीवर, किडनी, सब वाइटल ऑर्गन्स निकाल दिए हैं, साथ में कॉर्निया भी निकाला जाता है। तो ये हो जाने के बाद प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ बॉडी का जैसा पेट, जिसे हम लेप्रोटोमी कहते हैं, लेप्रोटोमी इन लेयर्स फिर से क्लोज की जाती है। थोरैकोटोमी की रहती है या स्टर्नोटोमी की रहती है, जहाँ से यानी छाती फाड़ी रहती है, तो उसे भी क्लोज किया जाता है, उसे प्रॉपर ड्रेसिंग दी जाती है। ये देखा जाता है कि कहीं से भी ब्लड का एक भी बूंद बाहर ना निकले, क्योंकि अगर ब्लड थोड़ा भी अगर बाहर निकलता है तो ये रिलेटिव्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहता है, उनके लिए वेदना वाला विषय रहता है। साथ में ये जो बंदा उसे देखने के लिए आ रहे हैं या जो उसके रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी ये बड़ा ट्रॉमेटिक रहता है। ऐसे में उस बॉडी को प्रॉपर तरीके से हम ड्रेसिंग करते हैं उस बॉडी की। उसमें जो भी कैथेटराइजेशन किया रहता है, सेंट्रल लाइन डाला रहता है, आर्टेरियल लाइन डाला रहता है, रायल्स ट्यूब डाली रहती है, ये सब निकाल दिए जाते हैं। बॉडी को बिटाडिन से जो वॉश किया रहता है उसके वो पूरे पीले जो दाग आए रहते हैं उसे पूरी तरह वॉश किया जाता है, अच्छे से क्लियर किया जाता है, और बाद में उसे वाइट चादर में लपेटा जाता है। जब ये ड्रेसिंग हो जाने के बाद उसे वेंटिलेटर वगैरह सब डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद सब कुछ, और फिर उसे हम सब कवर करने के बाद हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट वहाँ पे रहता है, सभी उपस्थित रहते हैं। रिलेटिव्स को ये बताया जाता है कि अभी आपके जो रिलेटिव है उन्हें हम बाहर ला रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप यहाँ पे कॉरिडोर में रहें। उस बॉडी को हम लेके जाते हैं, तब तक हमारे पूरे ओटी का स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लेके डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और अदर डायरेक्टर्स, ओटी के हमारे असिस्टेंट्स, हम एनेस्थेटिस्ट, एवरीवन इज देयर, वो वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। ऑर्गन डोनेशन के जो रीजनल अपने नागपुर डिवीजन के जो मैडम हैं वो भी मैडम आती हैं वहाँ पे, वो प्रॉपर काउंसलिंग होती है वहाँ पे रिलेटिव्स के साथ इस बारे में, क्योंकि ये एक दुखद अवसर है उन रिलेटिव्स के लिए, तो उन्हें उस तरीके से हैंडल करना बहुत ज़रूरी रहता है। उन्हें ये बताना कि आपके दुख में हम भी शामिल हैं, क्योंकि ये जो काम किया है आपने, ये बहुत ही अप्रतिम काम हुआ है, लेकिन साथ में हमें इस बात का भी दुख है कि आप इस जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति अभी हमारे बीच में नहीं रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस रिलेटिव ने, जैसे उनकी वाइफ ने, उनके बच्चों ने ये डिसीजन लेना कि हमें हमारे पेशेंट के पूरे ऑर्गन्स डोनेट करना है, इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती है, और वो इस सम्मान के हकदार बन जाते हैं। तो हमने उनका भी सम्मान किया, उनका भी यहाँ पे बुला के उनका सत्कार किया, उन्हें ये एहसास दिलाया है कि आपने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। ये अंगदान करना, ये
ये सर्वश्रेष्ठ दान है, ऐसा उन्हें एहसास दिलाया है। ये सब हो जाने के बाद, बॉडी रैप हो जाने के बाद, पूरा कवर करने के बाद, हमने यहाँ से एम्बुलेंस में उनकी बॉडी उनके घर तक छोड़ी, उनके रिलेटिव्स को छोड़ा और इस तरीके से ये पूरा काम हमने ख़त्म किया। सर, यहाँ विम्स हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ऑर्गन डोनेशन को लेकर? इसके अलावा आपकी जो जितनी भी टीम है जो इस ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी हुई थी, वो भी और बाकी का भी स्टाफ, क्या इन लोगों ने ऑर्गन डोनेशन के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, या फिर एक फैमिली कंसर्न वो लोगों का कैसा है, उनका पर्सनल कंसर्न कैसा है इस ऑर्गन डोनेशन के सब्जेक्ट को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राजेश सिंघानिया विम्स हॉस्पिटल में सर्जन करके कार्यरत हूँ और यहाँ का एक डायरेक्टर हूँ। इस मौके पे सबसे पहले मैं दीनदयाल सहारे की आत्मा को और उनके रिश्तेदारों को एक नमन देना चाहूँगा कि उन्होंने दीनदयाल सहारे जी ने अपना शरीर और अपने ऑर्गन डोनेट करके एक मिसाल कायम की है। इसके अलावा ये जो सप्ताह था जब उन्होंने अपना ऑर्गन डोनेट किया था, ये ऑर्गन डोनेशन सप्ताह था, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। हम पुरानी कथाओं में सुने हैं कि ऋषि मुनि या भगवान जीवन दान देता है। आज हम अपने ऑर्गन देके इससे भी ऊपर का कार्य कर सकते हैं। एक आदमी अगर अपना ऑर्गन डोनेट करता है तो कम से कम 6 से 7 लोगों को इसका फ़ायदा होता है या उनको जीवन दान होता है। जैसे कि हार्ट को एक को जाता है, लंग्स एक को जाते हैं, किडनी 2 लोगों को जा सकती है, लीवर 1-2 लोगों को जा सकता है और इसके अलावा आंखें 2 लोगों को जा सकती है। तो इस तरह वो 6 से 7 लोगों का जीवन, एक अच्छा जीवन दे सकता है। ऑर्गन डोनेशन में जो विम्स हॉस्पिटल है वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ऑर्गन डोनेशन विम्स हॉस्पिटल में ही शुरू हो जाए। हमें अभी रिट्रीवल का लाइसेंस मिला है, जिसका मतलब है अगर कोई पेशेंट चाहता है कि अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहे तो वह हम ऑर्गन यहाँ निकलवा सकते हैं और फिर उसको जिस हॉस्पिटल में डोनेट करना है वहाँ भेज सकते हैं। हमारी कोशिश है कि 3 या 4 महीने में हमको ऑर्गन डोनेशन का लाइसेंस मिल जाए, ऑर्गन डोनेशन और इम्प्लांटेशन का लाइसेंस मिल जाए, ताकि जितने भी ट्रांसप्लांट हैं वो हम विम्स हॉस्पिटल में कर सकें। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पे पूरी टीम कार्य करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जनरल सर्जन है, हमारे यहाँ हार्ट सर्जन है, हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट है, हमारे यहाँ इंटेंसिविस्ट है। तो जो भी ट्रांसप्लांट को जो टीम लगती है वो पूरी टीम हमारे हॉस्पिटल में है। तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा पेशेंट को, जिसको भी ट्रांसप्लांट लगेगा, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन की तरफ हमने बढ़ना चाहिए। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम कुछ लोगों से सुनते हैं या फिर जब सप्ताह चालू होता है तो सब लोग फॉर्म भर के दे देते हैं, बट इसका एप्लीकेशन कब होगा? जब पेशेंट की डेथ हो जाती है या जब होती है, जब वो तो नहीं रहता है फॉर्म भरने के बाद। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो अपने रिश्तेदार या अपनी वाइफ या जो अपने क्लोज लोग हैं उनको अपनी इच्छा प्रकट करें, ताकि जब वो नहीं रहे तो उनकी इच्छा उनके रिश्तेदार पूरी कर सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है। हमारी जो टीम है पूरे डॉक्टर्स लोगों की, उन्होंने पूरा प्लेज किया है कि वो सब ऑर्गन डोनेट करेंगे। हमने अपने तरफ से फॉर्म भरा है, हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताया है, और जब भी मौका आएगा तो हमारी टीम और हमारा स्टाफ हरदम तैयार रहेगा कि वो ऑर्गन डोनेट करें। सर, एक जैसे कि आप एक खुद डॉक्टर है, तो आपको क्या लगता है कि एक जब फैमिली किसी पर्सन की डेथ के बाद में अग्री नहीं होती है ये चीज़ के लिए कि ऑर्गन डोनेट करना चाहिए करके, तो एक कन्विंसिंग पार्ट आपको क्या लगता है कि किस तरीके से फैमिली मेम्बर्स ने इस बात को समझना चाहिए, या एक डॉक्टर्स की टीम में उनको एक कंसर्न पर्सन बोलकर उन्हें समझाना चाहिए? ऑर्गन डोनेशन का जो कंसेप्ट है, लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं कि ऑर्गन डोनेट से शायद शरीर खराब हो जाएगा या फिर शरीर को मुक्ति नहीं मिलेगी या आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से अगर आप ऑर्गन डोनेट करते हैं तो इससे बड़ी आत्मा को मुक्ति और कुछ नहीं हो सकती है। जहाँ तक के लोगों को अवेयरनेस का सवाल है, इसीलिए हर साल एक ऑर्गन डोनेशन सप्ताह बनाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, टीवी पे इंटरव्यूज आते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए।
और जब भी पेशेंट का मतलब जब ब्रेन डेथ होता है पेशेंट का, तो हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट को समझाया जाए। उसके लिए एक अलग सोशल वर्कर्स भी आते हैं जो पेशेंट्स के रिलेटिव के साथ बैठते हैं, उन्हें पूरा प्रोसीजर समझाते हैं और उन्हें पूरा मौका दिया जाता है हर क्वेश्चन पूछने को, जिसका उनको पूरे तरह से उनको सेटिस्फाई किया जाता है। और हमने देखा है कि अगर उनके साथ बात किया जाए अच्छे से, उनके जो शंकाएं हैं अगर दूर की जाए तो वो तैयार हो जाते हैं।